Assalamualaikum students. How are you? Hope you all are fine. Okay class, today's topic of discussion is blood. Our blood is 55% plasma and 45% blood cells suspended in plasma. हमारा ब्लड जो होता है उसके अंदर 55% प्लाज्मा प्रेजेंट होता है और 45% ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं उस प्लाज्मा के अंदर। अब दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है हमारा ब्लड, एक तो प्लाज्मा और दूसरा ब्लड सेल्स। प्लाज्मा इज़ 92% वाटर। प्लाज्मा जो है उसके अंदर 92% जो है वो वाटर होता है। इसके अलावा बाकी 8% जो है उसमें रिमेनिंग साल्ट्स, आयंस, मिनरल्स वगैरह आ जाते हैं। प्लाज्मा विदाउट फिब्रिनोजन एंड ब्लड सेल्स इज़ कॉल्ड सीरम। प्लाज्मा के अंदर अगर फिब्रिनोजन ना हो, फिब्रिनोजन जो है वो एक ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन है। फिब्रिनोजन जो है वो खून जमाने वाली प्रोटीन होती है, खून को जमाती है, और ब्लड सेल्स होते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा प्लाज्मा जिसके अंदर फिब्रिनोजन ना हो और इसके साथ साथ ब्लड सेल्स ना हो, मतलब कि प्लाज्मा के अंदर से हम फिब्रिनोजन और ब्लड सेल्स को सेपरेट करते हैं तो हमारे पास जो लिक्विड बचता है उस लिक्विड को सीरम कहते हैं। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं ब्लड सेल्स को। ब्लड सेल्स आर ऑफ 3 सेल्स। इनमें रेड ब्लड सेल्स आते हैं, वाइट ब्लड सेल्स आते हैं एंड प्लेटलेट्स। ये डायग्राम देखें बच्चों, ये आपको ब्लड वेज़ल की डायग्राम दिखाई गई है। इसमें ये ब्लड वेज़ल है जिसके अंदर प्लाज्मा और ब्लड सेल्स जो हैं वो फ़्लो कर रहे हैं। मतलब कि ब्लड वेज़ल्स में प्लाज्मा है और ब्लड सेल्स हैं जिसमें आपके पास 3 टाइप के सेल्स आ जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ रेड ब्लड सेल, सेकंड वन इज़ प्लेटलेट्स एंड थर्ड वन इज़ वाइट ब्लड सेल्स। ये 3 टाइप के ब्लड सेल्स आते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम देख लेते हैं रेड ब्लड सेल्स को। रेड ब्लड सेल्स आर डिस्क शेप्ड एंड स्लाइटली कनकेव ऑन बोथ साइड्स। जैसे कि आप ये पिक्चर में देखें, यहाँ पे आपको दिखाया गया है कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं ये डिस्क की तरह इनकी शेप है, राउंड शेप है, जस्ट लाइक डिस्क। और ये सेंटर से थोड़े से बेंडिंग पोजीशन में होते हैं, मतलब इनकी शेप जो होती है वो कनकेव शेप में होते हैं, थोड़े से फोल्डेड शेप में होते हैं ये थोड़े। दे कंटेन हीमोग्लोबिन विच गिव्स दैम रेड कलर। अब इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक पिगमेंट होता है रेड कलर का, उस पिगमेंट को हीमोग्लोबिन कहते हैं। अब हीमोग्लोबिन की वजह से ही ब्लड जो है उसका कलर रेड होता है। मतलब कि हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का पिगमेंट है जो ब्लड को रेड कलर देता है। ब्लड का रेड कलर जो होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। This is the hemoglobin in the red blood cells which carries oxygen from lungs and supply it to all the body cells during blood circulation. अच्छा, अब यहाँ पे हीमोग्लोबिन का फंक्शन बता रहे हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है कि ये हीमोग्लोबिन जो है ये क्या करता है रेड ब्लड सेल्स के अंदर, ये ऑक्सीजन कैरियर होता है। ऑक्सीजन को कैरी करता है लंग से और फिर इसे सप्लाई कर देता है सारे बॉडी सेल्स की तरफ। ब्लड जैसे ऐसे सर्कुलेट कर रहा होता है वैसे वैसे, मतलब कि ब्लड बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, मूव करता है, और ड्यूरिंग इट्स सर्कुलेशन ये ऑक्सीजन, इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन कैरियर है। ये क्या करेगा, ये ब्लड को लेता है लंग से और फिर इसे ट्रांसपोर्ट कर देता है टूवर्ड्स ऑल द बॉडी सेल्स। इसके साथ साथ हीमोग्लोबिन ऑल्सो कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड सेल्स एंड लीव इट एट द लंग्स फॉर इट्स रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। इसके साथ साथ हीमोग्लोबिन का एक और फंक्शन होता है, ये क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा ब्लड सेल से और फिर इसे ट्रांसपोर्ट करेगा लंग्स की तरफ, ताकि लंग्स के थ्रू जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से रिमूव हो जाए। अब यहाँ पे 2 काम कर रहा है हीमोग्लोबिन।
एक तो ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है लंग से और इसे ट्रांसपोर्ट कर रहा है टुवर्ड्स ऑल द बॉडी सेल्स, और दूसरा काम ये कर रहा है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी कर रहा है बॉडी सेल से और फिर इसे ट्रांसपोर्ट कर रहा है टुवर्ड्स द लंग फॉर इट्स रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। रेड ब्लड सेल्स एग्जिस्ट फॉर 120 डेज इन द ब्लड स्ट्रीम। अब यहाँ पे रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन बता रहे हैं कि रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो 120 डेज़ तक सरवाइव कर सकते हैं ब्लड के अंदर। दे आर फाइनली फ्रेगमेंटेड इन लीवर, और फिर आफ्टर 120 डेज़ एक रेड ब्लड सेल जो होता है, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो आफ्टर देयर फॉर्मेशन ऑफ 120 डेज़ वो क्या करते हैं, ये जो हैं लीवर के अंदर जाना स्टार्ट करती हैं और वहाँ पे इनकी ब्रेकडाउन होती है। और इसके बाद फिर क्या होता है कि जो ओल्ड रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और न्यू रेड ब्लड सेल्स जो हैं उनकी फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है बॉडी के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स आर कलरलेस। वाइट ब्लड सेल्स अच्छा, यहाँ पे उन्होंने आपको शॉर्ट फॉर्म बताई हुई है रेड ब्लड सेल की RBCS और वाइट ब्लड सेल्स की WBCS। अच्छा, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये कलरलेस होते हैं, मीन्स डैट कि इनका कोई कलर नहीं होता। दे हैव नो कलर्ड पिगमेंट। ये कलरलेस हैं, डैट्स मीन कि इनके अंदर किसी भी टाइप का कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता। पिगमेंट ना होने की वजह से इनका कलर जो होता है वो नहीं होता, ये कलरलेस होते हैं। दे आर पार्ट ऑफ बॉडी इम्यून सिस्टम, और ये बॉडी के इम्यून सिस्टम का पार्ट होते हैं। बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो बॉडी का मुदाफ़ियाती निज़ाम होता है, मतलब कि बॉडी के अंदर अगर कोई इन्फेक्शन हो जाता है या कोई फॉरेन पार्टिकल या इन्फेक्शियस एजेंट, कोई पैथोजन बॉडी के अंदर बैक्टीरिया वायरस वगैरह एंटर होता है तो उसको ये डिटेक्ट करते हैं, वहाँ पे मूव करते हैं और फिर उसे बॉडी से एलिमिनेट कर देते हैं। दे हेल्प द बॉडी फाइट इन्फेक्शन एंड अदर डिजीज़। ये क्या करते हैं, बॉडी को, बॉडी के अंदर जो इन्फेक्शन बना होता है उसके साथ फाइट करते हैं, मतलब कि उस इन्फेक्शन को ख़त्म करते हैं, या कोई भी डिज़ीज़ होती है तो उसे भी। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स विच आर डिफरेंट इन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब यहाँ पे टाइप्स बता रहे हैं वाइट ब्लड सेल्स की। 5 टाइप के वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर, जो जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन जो होता है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है। हर टाइप का वाइट ब्लड सेल जो होता है उसका अपना एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है और एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है वो। दीज आर लार्जर इन साइज़ दैन द रेड ब्लड सेल्स। अब यहाँ पे इनके साइज़ की बात हो रही है कि ये जो होते हैं ये साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं रेड ब्लड सेल से। देयर मेन फंक्शन इज़ टू प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज़म। अब यहाँ पे आ जाता है इनका फंक्शन। ये क्या करते हैं, ये बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट से, मतलब कि बॉडी के अंदर इंजरी के थ्रू या माउथ के थ्रू या किसी भी तरह से कोई इन्फेक्शियस एजेंट जो है वो एंटर हो जाए जो बॉडी के लिए हार्मफुल हो, कोई डिज़ीज़ कॉज करे, तो उस इन्फेक्शियस एजेंट को या पैथोजन को, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया को डिटेक्ट करता है और फिर उस जो है उससे बॉडी को प्रोटेक्ट रखता है, बचाता है उसे किल करके बॉडी के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स आर नॉट कंप्लीट सेल्स। प्लेटलेट्स एक प्रॉपर सेल्स नहीं होते बिकॉज दे डोंट हैव एनी शेप एंड स्ट्रक्चर एंड दीज आर फ्रैगमेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म इनक्लोज्ड बाय द मेम्ब्रेन्स। ये साइटोप्लाज्म के ही पीसीस होते हैं, फ्रैगमेंट्स होते हैं। फ्रैगमेंट्स मीन साइटोप्लाज्म के पीसेस होते हैं जो
जिनके ऊपर एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, मतलब कि साइटोप्लाज्म के जो पीसेस होते हैं उन्हें एक मेम्ब्रेन ने सराउंड किया हुआ होता है, तो उनको प्लेटलेट्स कहते हैं। प्लेटलेट्स प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन ब्लड क्लॉटिंग। अब इनका फंक्शन क्या होता है, ये ब्लड क्लॉटिंग में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मतलब कि खून को जमाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। दे ऑल्सो हेल्प टू स्लो और स्टॉप ब्लीडिंग एंड हीलिंग वाउंड। ये क्या करते हैं प्लेटलेट्स के अगर आपको कोई इंजरी वगैरह हो जाती है तो वहाँ पे आके ये लेयर बनाते हैं रेड ब्लड सेल्स के साथ मिलके, ताकि ब्लड जो है वो कम से कम ब्लड का लॉस हो उस इंजर्ड साइड से। तो वहाँ पे ये क्या करते हैं, ब्लीडिंग को स्टॉप करते हैं और वाउंड को हील होने में, मतलब जो ज़ख़म आपका बना होता है, जो इंजरी हुई होती है, उसे हील करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अच्छा, ये साइड पे इंफॉर्मेटिव ब्लॉक है, ये भी देखें, ये इंफॉर्मेटिव ब्लॉक आपका दिया हुआ है यहाँ पर, ये देखें। इफ़ देयर इज़ एन इंजरी और कट इन आवर बॉडी, platelets break apart and release a special chemical that works with protein in plasma and produce a web which traps red blood cells। यहाँ पे वो बता रहे हैं कि आपकी बॉडी के अंदर अगर कोई भी इंजरी हो जाती है किसी भी एक्सीडेंट के थ्रू या कोई कट लग जाता है, तो वहाँ पर प्लेटलेट्स जो हैं वो आकर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाते हैं और एक स्पेशल टाइप का केमिकल रिलीज़ करते हैं जो प्लाज्मा के अंदर एक प्रोटीन के साथ मिलके एक काम करता है, और फिर वहाँ पे रेड ब्लड सेल्स के साथ मिलके ये एक लेयर बनाना स्टार्ट कर देते हैं, एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, एक जाल बिछा देते हैं लेयर का उस इंजरी वाले पोर्शन पे जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ होता है वहाँ पर। The trapped red blood cells then dry and form a scab on injured side। और फिर वो जो trapped red blood cells होते हैं वो ड्राई होते हैं उस एरिया पर, और फिर वहाँ पर जो है वो एक स्कैब बना देते हैं, मतलब कि एक प्रॉपर लेयर बना देते हैं ताकि ब्लड जो है वो उस इन्फेक्शन वाली साइड से फ़्लो आउट ना करे, बाहर की तरफ ना निकले, ब्लीडिंग ना हो, मज़ीद ब्लड का लॉस ना हो, और वहाँ पर जो है फिर वो वाउंड की हीलिंग में और इस तरह जो है वो उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं उस इंजरी को, उस इन्फेक्शन को जो हुआ होता है। बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह से भी उसे प्रोटेक्ट रखते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स हैं, जो डिजीज़ हैं, उसमें आपके पास देयर आर सेवरल डिसऑर्डर्स ऑफ ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बट वी शैल डिस्कस हार्ट अटैक एंड हाइपरटेंशन इन दिस यूनिट। वैसे तो ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से रिलेटेड बहुत सी डिजीज़ हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने जस्ट 2 को डिस्कस किया हुआ है। First one is heart attack and the second one is hypertension. Heart attack is the death of part of heart muscle due to lack of blood supply। हार्ट अटैक क्या होता है, इसमें आपका हार्ट का एक मसल जो होता है वो उसकी डेथ हो जाती है, मतलब कि वो मसल जो होता है वो फंक्शन लेस हो जाता है, अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, जिसकी वजह से हार्ट जो होता है उसने क्या करना होता है, बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड को सप्लाई करना होता है। जब उस हार्ट का एक पार्ट जो है वो प्रॉपरली काम नहीं करेगा तो वो ऑर्गन जो होता है वो, जाहिर सी बात है कि वो भी फिर अपना फंक्शन जो है वो सही तरह परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो क्या होता है कि ब्लड सप्लाई जो होता है वो हार्ट का ख़राब हो जाता है, मतलब कि हार्ट जो है वो फिर सही तरह ब्लड को पंप नहीं कर पाता बॉडी के अंदर, जिसके रिज़ल्ट में हार्ट अटैक होता है।
कोरोनरी आर्टरी सप्लाई ब्लड टू द हार्ट। अब यहाँ पे हार्ट को ब्लड सप्लाई करने के लिए जो आर्टरीज़ होती हैं वो स्पेसिफिक होती हैं। उनका नाम है कोरोनरी आर्टरीज़। कोरोनरी आर्टरीज़ जो हैं बॉडी के अंदर जितनी भी कोरोनरी आर्टरीज़ हैं वो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं। If the blood clot is made in coronary artery, it may block coronary artery। अगर कोरोनरी आर्टरी के अंदर खून जो है वो जमना स्टार्ट हो जाए, ब्लड का क्लॉट बन जाए, वहाँ पे खून जम जाए एक साइड पे, तो होता क्या है कि कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी। एज अ रिज़ल्ट ब्लड एज वेल एज ऑक्सीजन सप्लाई टू द हार्ट इज़ ब्लॉक्ड, जिसके रिज़ल्ट में ब्लड जो होता है वो प्रॉपरली ऑक्सीजन को सप्लाई नहीं कर सकेगा हार्ट की तरफ, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी के थ्रू उसने ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना था हार्ट की तरफ। तो कोरोनरी आर्टरी के अंदर तो क्लॉट बन गया है, तो होता क्या है कि जो ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होगा, हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को लेके जाना है हार्ट की तरफ, तो वो नहीं ट्रांसपोर्ट कर सकेगी ऑक्सीजन को, जिसके रिज़ल्ट में जिस कंडीशन लेट्स टू डेथ ऑफ हार्ट मसल, जिसके रिज़ल्ट में क्या होता है कि हार्ट के जो मसल होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, वो फंक्शन लेस हो जाते हैं क्योंकि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलती। ऑक्सीजन नहीं मिलेंगी, ब्लड नहीं सप्लाई होगा, तो वो एरिया जो होगा हार्ट का वो फंक्शन लेस हो जाता है। In this situation, suddenly the person feel discomfort or intense pain in the center of the chest। अब इस सिचुएशन में होता क्या है, इसकी सिम्टम्स क्या होती हैं कि वो जो पर्सन जिसके अंदर ये कोरोनरी आर्टरी में क्लॉट बना है वो उसे डिस्कम्फर्ट फील होता है, बेचैनी फील होती है, इंटेंस पेन होता है उसके चेस्ट के सेंटर में लेफ़्ट साइड पे। द पेन में स्प्रेड टू द शोल्डर, आर्म, नेक और जॉस। और ये जो पेन होता है ये चेस्ट से आगे की तरफ मूव करता है और जाता है शोल्डर की तरफ, आर्म की तरफ, नेक और जॉस की तरफ। अदर सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक इंक्लूड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, स्वेटिंग एंड फेंटिंग। इसके साथ साथ हार्ट अटैक के और भी सिम्टम्स होते हैं, जिसमें एक तो ये कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होता है, मतलब सांस लेने में मुश्किल होती है, स्वेटिंग होती है, पसीना आता है बहुत ज़्यादा, एंड फेंटिंग, और इंसान जो है वो अपने होश खो बैठता है। कोरोनरी बाईपास इज़ वाइडली यूज्ड सर्जिकल प्रोसेस टू रिमूव द ब्लॉकेज इन कोरोनरी आर्टरीज। कोरोनरी बाईपास में होता ये है कि कोरोनरी आर्टरीज़ जो होती हैं उन्हें सर्जरी के थ्रू ओपन करते हैं जो सर्जन्स होते हैं, और फिर ब्लड क्लॉट को वो रिमूव करते हैं सर्जरी के थ्रू, और फिर दोबारा से उसे जो है बंद कर देते हैं, और इस तरह जो है ना वो ब्लॉकेज जो होती है वो कोरोनरी आर्टरी में से ख़त्म हो जाती है। और तो इस प्रोसेस को कोरोनरी बाईपास कहते हैं, जो हार्ट अटैक को ट्रीट करने का एक बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है आपके पास हाइपरटेंशन। ब्लड प्रेशर इज़ द फोर्स। ब्लड प्रेशर जो है वो एक फोर्स होता है। एक ब्लड के अंदर अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर डिवेलप हो जाता है तो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड जो है वो एक फोर्स एक्सर्ट करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। ब्लड एक्सर्ट ऑन द वॉल्स ऑफ आर्टरीज और वेन्स इन द बॉडी। अब वो ब्लड जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा आर्टरीज और वेन्स की वॉल के ऊपर, मत क्योंकि ब्लड जो है वो आर्टरीज और वेन्स के अंदर फ्लो कर रहा होता है ना, तो वो उसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा बॉडी के अंदर, जिसके रिज़ल्ट में आपके पास हाइपरटेंशन होता है। प्रोलॉन्ग्ड हाई ब्लड प्रेशर इज़ कॉल्ड हाइपरटेंशन। अगर ये ब्लड प्रेशर काफ़ी अरसे तक रहता है तो उसके रिज़ल्ट में फिर एक डिज़ीज़ होती है जिसे हाइपरटेंशन कहते हैं। ड्यूरिंग हाइपरटेंशन द हार्ट हैज़ टू पम्प द ब्लड हार्डर। हाइपरटेंशन के दौरान जो हार्ट होता है, क्योंकि ब्लड बहुत स्पीडीली फ्लो कर रहा होता है आर्टरीज और वेन्स के अंदर,
जिसके रिज़ल्ट में वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होता है आर्टरीज़ की वॉल पे, वेन्स की वॉल पे। तो क्या होता है कि हार्ट जो है फिर वो जब अगर हाइपरटेंशन की कंडीशन होती है तो हार्ट जो है उसने पंप करना होता है ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी, तो वो अपना फंक्शन जो है प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पाता। तो हार्ट के लिए ब्लड को पंप करना मुश्किल हो जाता है। ओबेसिटी एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज लेड टू हाइपरटेंशन। अच्छा, अब मेन कॉजेज़ आ रही हैं हाइपरटेंशन के कि क्या वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से हाइपरटेंशन होती है। उसमें आपके पास पहले तो आ जाती है ओबेसिटी। ओबेसिटी कहते हैं मोटापे को। मोटापे की वजह से या लैक ऑफ एक्सरसाइज, डेली रूटीन में एक्सरसाइज ना करने की वजह से या कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी आपकी ना हो, तो उसके रिज़ल्ट में हाइपरटेंशन के केसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। हाइपरटेंशन के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। इंक्रीज इन रेट ऑफ हार्ट बीट, स्वेटिंग, डिस्कम्फर्ट एंड सिंकिंग ऑफ हार्ट आर द कॉमन सिम्टम्स। अब जहाँ तक अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इसके सिम्टम्स की, कि इसके सिम्टम्स क्या होती हैं, इसके अलामात क्या होती हैं। उसमें आपके पास आ जाता है फर्स्ट वन कि आपकी जो हार्ट बीट होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है, मतलब कि धड़कन जो होती है दिल की वो बढ़ जाती है, स्वेटिंग होती है, पसीना आता है बहुत ज़्यादा, डिस्कम्फर्ट फील होता है, मतलब कि बेचैनी फ़ील होती है, सिंकिंग ऑफ हार्ट ऐसे जैसे दिल डूबने लगता है। ये सारी सिम्टम्स जो हैं वो हाइपरटेंशन की होती हैं। वेट लॉस, रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्दी फूड एंड मेडिकेशन प्रेप कैन प्रिवेंट हाइपरटेंशन। अब यहाँ पे ट्रीटमेंट बता रहे हैं आपको हाइपरटेंशन का। उसमें सबसे पहली बात ये कि आपने जो ओबेसिटी गेन की है उसे रिड्यूस करें, मतलब कि मोटापे को कम करने की कोशिश करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, हेल्दी डाइट लें, हेल्दी फूड जो है उसका इंटेक करें, और इसके अलावा जो हाइपरटेंशन की मेडिसिन्स होती हैं वो यूज़ करें। सो इस तरह जो है फिर हाइपरटेंशन से बचा जा सकता है। इट इज़ क्यूरेबल डिजीज़। दिस डिजीज़ इज़ इन योर हैंड्स। You can control this disease by using these preventive measures. Okay, class, that's all about our today's topic. Thanks for watching. Allah Hafiz.